आकर के बैठ जाए प्लीज। जो भी खड़े हैं इधर आकर के बैठिए। आप लोगों के बैठने की व्यवस्था की अलग बैठ कर वक्तव्य देने का मतलब। आओ इधर आओ। मंचासीन हमारी इस किसान का मेरा संवैधानिक यात्रा के प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हिम्मत सिंह जी गुर्जर साहब, इस किसान का मेरा संवैधानिक यात्रा के राजस्थान प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र जी आचरा साहब, और इस यात्रा में सहयोग कर रहे हमारे तमाम साथी मंगेश जी, सोमराज जी और भी सभी साथी, और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी इस कार्यक्रम को अंजाम देने में हर तरह से अपना सहयोग देने वाले सभी मंचासीन साथियों, उधर इस धूप में भी अपने घर के काम छोड़ करके हमारी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उनमें से मुझे एक बहुत अजीब सी और अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि हमारी एक बहन लाइव चला रही है, इस प्रोग्राम को लाइव चला रही है। मैं समझता हूं कि जिस दिन पूरे भारत की हमारी बहनें और माताएं इस काम को अपने हाथ में ले लेगी तो क्रांति तो मिनटों में आ जाएगी, दिनों की और घंटों की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ही इस शक्ति को अपने घरों में बंद करके रखा हुआ है। हमारे एक साथी थे, वो प्रोग्राम में जब बोलना शुरू करते थे और जब महिलाएं कम होती थी तो सबसे पहले यही कहते थे कि सारे श्री श्री आ गए, मती को तो घर ही छोड़े आ गए। तो श्री तो आ गए लेकिन मती को घर पे ही छोड़ करके आ गए। श्रीमती का मतलब होता है बुद्धि, मति का मतलब होता है अकल, मति का मतलब होता है होशियारी। तो हम सबको जन्म देने वाली इस धरती पर इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति जो है कम नहीं होती है। आप उसको कम न समझें, उसको घरों में बंद न रखें। आपको अपनी आजादी अगर लेनी है तो अपनी माताओं बहनों, अपनी मातृशक्ति को सबसे आगे रखें, पहले रखें। हम ये लड़ाई बहुत जल्दी जीत लेंगे। और यहां उपस्थित सभी युवा वर्ग और किसान का मेरा वर्ग से आने वाले सभी बुजुर्ग और प्यारे बच्चों, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये किसान का मेरा संवैधानिक यात्रा के दौरान आज का प्रोग्राम हमारा यह जालोर जिले का बिशनगढ़ में हमने निर्धारित किया था। ये यात्रा, जैसा कि आपको धर्मेंद्र जी ने बताया, कि जयपुर से चल करके उधर के सभी जिलों में गुजरते हुए बाड़मेर में, और बाड़मेर से सिणधरी, बाड़मेर के सिणधरी में रात्रि विश्राम करने के बाद में हम लोग सुबह ओसाना से बालेरा और सायला होते हुए, मांडवला होते हुए आपके बीच में आए। सबसे पहले तो मैं इस यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा कि इस यात्रा का जो हमने नाम रखा है, नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम के पीछे आपको एक लॉजिक बताता हूं कि हमारे देश में भारत का संविधान लागू होने से पहले नाम बहुत महत्व रखता था। जैसे वर्ण व्यवस्था के अंदर सर्वश्रेष्ठ अपने को मानने वाले जो ब्राह्मण और जो बाकी तीनों वर्णों के, चारों वर्णों के जो भी है, उनके नाम निर्धारित करने वाला, उनके बच्चों का नामकरण करने वाले, उन वर्ग के अंदर नाम हुआ करते थे तो वो नाम सम्मानजनक होते थे, सम्मानजनक नाम होते थे। जैसे राम प्रसाद जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, मोहन राव मालवीय हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए। इस प्रकार से सम्मानजनक नाम उनके होते थे। तो उनके नाम के साथ ही सम्मान जुड़ जाता था। जैसे अभी जो साधु संत है ना हमारे समाज में, उन साधु संतों के नाम के पीछे आनंद लगता है। क्या नाम लगता है? आनंद, नित्यानंद, यानी नित्य आनंद करने वाला।
असीमानंद यानी असीम आनंद प्राप्त करने वाला, इस प्रकार के नाम होते हैं। तो नाम जो है बहुत महत्व रखता है। इस प्रकार क्षत्रियों के जो नाम होते थे, वो क्षत्रियों के नाम इस प्रकार शौर्य सम्मान पूर्वक होते थे। डोंगर सिंह, पहाड़ सिंह, शेर सिंह, इस प्रकार के नाम होते थे। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कहीं उनको पता नहीं है कि दुर्जन सिंह भी होते थे और शैतान सिंह जी भी होते थे। ये ज्यादा होते हैं क्योंकि नाम देने वाला ब्राह्मण है ना। नाम चूज करना हमारे बस का रोग नहीं है, हम नाम चूज नहीं कर सकते। ऐसे ही जो शूद्र आज की तारीख में जो ओबीसी है, उन लोगों के नाम क्या होते थे? उन लोगों के नाम होते थे धूड़ा, बूढ़िया, ठीक है, ढगड़िया, गोबरिया, इस प्रकार के नाम होते थे। पूंजा, कचरा, ऐसे नाम होते थे। ठीक वैसे ही फिर जब हमारा नाम आता था तो फिर तो नाम का कुछ पता ही नहीं है। कोई भूरियान, कोई बुद्धियान, कोई सोमलान, कोई ऐसे नाम हमारे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि नाम से ही होता है सब कुछ। आज हमारे बीच में हिम्मत सिंह जी है, इनके पिताजी ने या पता नहीं किसने रखा होगा नाम के हिम्मत सिंह। तो हिम्मत सिंह नाम जब बचपन में ही बड़े हो रहे थे तो पता इनको लगा मैं हिम्मत सिंह हूं, मैं हिम्मत सिंह हूं, मैं हिम्मत सिंह हूं। और इनकी हिम्मत बढ़ती गई और आज हमारे बीच में आ गए। इतनी हिम्मत हो गई। ये नाम से होता है, नाम में होता है, बहुत कुछ होता है नाम में। तो ये जो किसान का मेरा अधिकार यात्रा है, इसका जो हमने नाम रखा, किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार और यात्रा, ये 5 शब्द इसमें आए हुए हैं। किसान यानी खेती करने वाला, जो इस देश को अन्न देता है, जो इस देश को अन्न देता है, जिसके बिना जिंदा रहना किसी के बस का रोग नहीं है। यहां तक कि भगवान भी इसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान को भी जो भोग लगता है, जो प्रसाद चढ़ता है, वो किसान के पैदा किए हुए अन्न का ही भोग होता है। अरे वो भगवान भी किसान का मोहताज है, वो भगवान भी किसान का मोहताज है। वो भी किसान के पैदा किए हुए अन्न के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व नहीं बच सकता। वो किसान है, तो आम आदमी की तो क्या बात है कि वो किसान की किसानी और खेती के द्वारा पैदा किए हुए अनाज के बिना जिंदा रह जाए। ये किसान का महत्व है। दूसरा शब्द है कमेरा, कमेरा वर्ग, जो कमाकर खाने वाला, जो मेहनत करके खाने वाला, जो परिश्रम और हार्ड वर्क करके खाने वाला, जो फोकट में मांग कर, लूट कर या किसी को ठग कर खाने वाला नहीं, झूठ बोल कर खाने वाला नहीं, सुबह से शाम तक मेहनत करके खाने वाला। ये मेहनत का जिसको हमने नाम दिया कमेरा, कमेरा। और यहां पर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि भगवान भी इस कमेरा वर्ग का पूरी तरह से मोहताज है। इस कमेरा वर्ग के बिना भगवान पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को पैदा होने के लिए एक पत्थर की शिला में से ये हमारा कमेरा वर्ग निकालता है। एक पत्थर की शिला होती है, अनगढ़ पत्थर होता है, उसको अपनी हुनर और कलाकारी से वो एक मूर्ति का आकार देता है, और आकार देने के बाद जब वो मूर्ति मंदिर में रखी जाती है और जब इन ढोंगियों के द्वारा जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो भगवान बन जाता है। भगवान बनने की शुरुआत हमारे कमेरा वर्ग ने की। आज जहां पर अरबों खरबों रुपए लगा करके मंदिर बन रहे हैं, उनके कंगूरे तैयार होते हैं, उन पे पता नहीं कितनी कारीगरी लगती है, वो सारी कारीगरी कमेरा वर्ग करता है। उसके बिना एक पत्थर या ईंट भी कहीं लगाना संभव नहीं है। भगवान के रहने का घर यानी मंदिर बनाने के लिए भी भगवान तुम्हारे लिए तुम्हारा मोहताज है। तुम पर निर्भर है वो भगवान।
जिस भगवान को घर बनाकर तुम देते हो, मगर तुम्हारा अपना घर कभी नहीं बन सकता। तुम्हारी झोपड़ी में ही सपेड़ियां निकल गई, तुम्हारी उन कच्ची बस्तियों में ही उम्र निकल गई, और वो महलों में बैठते हैं। अरे वो भगवान और वो भगवान को मानने वाले, वो धर्म के ठेकेदार, वो जातियां बनाकर हमें बांटने वाले, वो जिन महलों में रहते हैं, उस महल की नींव से लगाकर रंग रोगन करने वाला कमेरा वर्ग होता है, काम करने वाला होता है। इस देश का निर्माता कमेरा वर्ग होता है, और इस देश का अन्नदाता किसान होता है। और ये किसान और कमेरा यानी अन्नदाता और भारत का निर्माता आज सड़कों पर है, अपने अधिकारों को लेकर के वो जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। आज वो सड़कों पर चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और उन मुट्ठी भर लोगों से अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। ये किसान और कमेरा शब्द हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इसको ज्वाइंट किया है। सोना तो होता है, लेकिन जब तक वो किसी सुनार के पास नहीं जाता, तब तक आभूषण का रूप धारण नहीं करता। उसको आभूषण बनने के लिए आग में जलना पड़ता है, तब जाकर के वो गहना बनता है। तो ये किसान शब्द पहले से था, कमेरा शब्द भी पहले से था। उन लोगों ने, उन गद्दारों ने इस कमेरा वर्ग को कमीना वर्ग कहा। उन्होंने कहा ये कमीन कारू है। कमीन कारू यानी हमें कमीना और कारू नाम दिया गया। हमारा गौरवशाली नाम है कमेरा वर्ग, जो कमा कर भी खाता है और दूसरों को भी कमा कर देता है। एक इंडस्ट्री का मालिक, चाहे वो अरबपति हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, क्या वो किसी कमेरा वर्ग या लेबर या मजदूर या मिस्त्री के बिना अपना कारखाना चला सकता है? नहीं चला सकता। इसका मतलब है कि वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, टाटा हो, चाहे बिरला हो, वो कमेरा वर्ग पर निर्भर करता है। अगर कमेरा वर्ग नहीं है तो वो खुद भूखे मर जाएगा। ये है इस शब्दों का गहराई, ये है शब्दों का राज, किसान और कमेरा। तीसरा शब्द है संवैधानिक, और चौथा शब्द है अधिकार। संवैधानिक अधिकार, हमारे लोगों को सदियों से अधिकार नहीं थे, अधिकार नहीं थे हमारे। न शिक्षा का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, शस्त्र का अधिकार नहीं था। सत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तक तो हमारा सपना भी नहीं हो सकता था। यहां तक कि हमें अच्छा कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था। प्रत्येक जाति का कपड़ा भी अलग होता था, उससे वो दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकता था। सोने चांदी के गहने छोड़िए, वो गिल्टी एल्यूमिनियम के गहने भी अगर अपनी मर्जी से बनाकर नहीं पहन सकते थे। इस प्रकार से हमारा सदियों से अधिकार वंचित जो समाज है, उनको अधिकार अगर मिले, व्यापार करने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, अच्छा घर बनाने का अधिकार, अच्छी गाड़ी खरीदने का अधिकार, टाई कोट और सूट पहन करके अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार, किसी भी जगह जाकर के हीरे और जवाहरात, सोना चांदी खरीद कर उसके गहने बनाने का अधिकार, और भी तमाम अधिकार, जो मान सम्मान और स्वाभिमान का अधिकार, जो इंसान को इंसान नहीं समझता था उसको इंसान का दर्जा देने वाला अधिकार अगर हमें कहीं से मिला तो सिर्फ भारतीय संविधान से मिला। ये भारतीय संविधान से मिला। भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हमें ये अधिकार नहीं थे। हमारे बाप दादाओं को ये अधिकार, दादा परदादाओं को नहीं थे। आज हमें वो अधिकार मिले, लेकिन जिन लोगों ने हमारे उन अधिकारों को सदियों तक हमें नहीं दे दिया या हमारे अधिकार छीन लिए, अधिकारों पर पाबंदी लगा दी, वे अधिकार जब हमें संविधान में प्राप्त हुए तो उसके बाद में उनको पेट में दर्द होने लगा, उनके पेट में मरोड़े चलने लगे, और उन्होंने हमारे इन संवैधानिक अधिकारों पर पाबंदी लगाई। संवैधानिक अधिकार की जानकारी हमें नहीं होने दी, संविधान को लोगों को दिखाया तक नहीं, संविधान शब्द भी लोगों को पता नहीं। अभी अभी हम बालेरा से आ रहे हैं, वहां पर बहुत सारे किसान भाई इकट्ठा हुए थे। उनमें से हमने पूछा कि क्या संविधान शब्द के बारे में जानते हो?
तो सभी लोगों ने हाथ हिलाकर कहा कि नहीं जानता। जैसे पागड़ी के बारे में जानते हो ना, कमीज के बारे में जानते हो, पैंट के बारे में जानते हो, और भी रोटी के बारे में जानते हो, सब्जी के बारे में जानते हो। बोला हाँ जानते हैं, लेकिन संविधान के बारे में वो बोला इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं। तो है नहीं तो का नाम कहां से आएगा? संविधान हमारे लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। जब संविधान ही नहीं पहुंचा तो संवैधानिक अधिकारों का क्या मोल था? इसलिए उन लोगों ने हमें संवैधानिक अधिकार नहीं दिए। संवैधानिक अधिकारों के अंदर एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो बात तो धर्मेंद्र जी ने मेरे लिए छोड़ दी थी। वो बात है प्रतिनिधित्व। हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व, अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये दोनों ही शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, आम आदमी को ये दोनों शब्द समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए मैंने तीसरा और चौथा शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, भागीदारी, हिस्सेदारी। भागीदारी और हिस्सेदारी, ये है प्रतिनिधित्व, ये है रिप्रेजेंटेशन। आज इसको रिजर्वेशन कह करके हमको चढ़ाया जाता है कि तुम तो रिजर्वेशन वाले हो, तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। कभी कहते हैं रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से इलाज मत करवाओ, कभी कहते हैं कि रिजर्वेशन वाले इंजीनियर से नक्शा मत बनवाओ, कभी कहते हैं कि ये रिजर्वेशन वाले क्या क्या कर लेंगे, इनमें कोई योग्यता नहीं होती। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो लोग भी इस देश के निर्माता हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में पहुंचे हो, चाहे इस देश के अंदर बड़ी से बड़ी खोज करने वाले हो, वो वही लोग हैं जिसको तुम रिजर्व कोटा वाले लोग कहते हो। वही लोग हैं जिन्होंने कमाल करके दिखाया है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उन सब के अंदर हमारे ही लोगों ने नाम किया है। ये तो सदियों तक तुम लोगों ने हमें अवसर नहीं दिया, हमें मौका नहीं दिया, हमें आगे नहीं आने दिया, जिसकी वजह से हम लोग वो करामात नहीं दिखा पाए, हमारी योग्यता का प्रदर्शन हम नहीं कर पाए। जैसे ही संविधान ने हमें अवसर दिया, जैसे ही हमें अवसर मिला, उस अवसर मिलते ही हमारे लोगों ने कमाल करके दिखा दिया, पूरी दुनिया को कमाल करके दिखा दिया। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया का बेहतरीन संविधान लिख करके दे दिया। और जो 33 करोड़ देवी देवता और जो नाना प्रकार के भगवान और रब खुदा वो हमें नहीं दे पाए, वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दे दिया। जिनकी हम सदियों तक पूजा करते रहे, वो हमें कुछ नहीं दिला पाया, लेकिन बाबा साहब ने कमाल किया और हमें अधिकार दिया। कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रिजर्व कोटे के आदमी थे, उन्होंने ही हमें रिजर्वेशन दिया। लेकिन यहाँ पर बदमाश लोगों ने रिजर्वेशन शब्द तो इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, प्रतिनिधित्व का, हिस्सेदारी और भागीदारी वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अगर भागीदारी और हिस्सेदारी का शब्द इस्तेमाल करते तो तुम जाकर खड़े हो जाते कि मेरा हिस्सा मुझे दो, मेरा हिस्सा मुझे दो। लेकिन उन्होंने ये शब्द छुपाया और उसकी जगह उन्होंने कहा आरक्षण। हाँ, आरक्षण है, इसमें कोई डाउट नहीं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है कोई कोटा निर्धारित करना कि इतना, जैसे कि ट्रेन के अंदर होता है, एसी का अलग होता है, फर्स्ट एसी का, सेकंड एसी, थर्ड एसी का होता है, उसके बाद स्लीपर का होता है, ये होता है ना रिजर्व। ये रिजर्व है, इसका मतलब इतने लोग तो इसमें बैठेंगे, इतने लोग इसमें बैठेंगे, ये कोटा। सही मायने में इसका मतलब होता है रिजर्वेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन यानी आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए कि अब संख्या के अनुसार इनको अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। संख्या का आंकड़ा आया 15% एससी, 7.5% एसटी, तो 7.5% एससी का, 15% एससी का और 7.5% एसटी का निर्धारित हो गया और उनको टूटा फूटा जो भी है वो मिलना शुरू हो गया, उनकी हिस्सेदारी बन गई। लेकिन इस देश के अंदर 73 सालों में ओबीसी के साथ में धोखेबाजी हुई। ओबीसी रिजर्वेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 340 में डाला था, लेकिन वहीं से उसकी धोखेबाजी शुरू हुई। काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया गया। उसके बाद काका कालेलकर की रिपोर्ट के बाद में मंडल आयोग बना।
मंडल आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने 10 साल तक ठंडे बस्ते में डाल के रखा। उसके बाद में जब हमारे लीडर ओबीसी और SC ST से बिलोंग करने वाले नेता जब आगे आकर के बोले कि हमें रिजर्वेशन ओबीसी का दिलाना है, हमें मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवानी है, तो उस समय जो है VP सिंह की सरकार बनाकर उन्होंने इस शर्त पे VP सिंह को प्रधानमंत्री बनाया कि तुम मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करोगे। मगर जैसे ही मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, उन बदमाशों ने खेल खेला, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको 27% तक सीमित कर दिया और उसके बाद में कहा एक क्रिमिनल और लगा दिया। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि SC और ST इस जनसंख्या जो 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग 97% लोग हैं, 97% लोग हैं, जिसमें OBC अकेला 71% है, 71% OBC है और 26% SC ST हो गया है। तो पहले 22.5 था, अब 26 हो गया है। जो ज्यादा लोग होते हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती है, जो कम लोग होते हैं उनकी संख्या कम बढ़ती है। ये तो आज साधारण 5वीं 6ठी गणित में समझाया जा सकता है। जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनके बच्चे भी ज्यादा होंगे, जिनकी संख्या कम होगी उनके बच्चे कम होंगे। तो जो 7.5 है वो बढ़कर के 9% हो गया और इधर जो है 17% SC का हो गया, मिलाकर 26% SC ST हो गया। 100 में 26 हम हैं, 100 में 71 OBC है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो 100 में 97 हम हैं। और भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या का बल होता है, संख्या वाले राज करते हैं। 100 में 97 वाले गिड़गिड़ा रहे हैं, 100 में 97 वाले सड़कों पर पड़े हैं, 100 में 97 वाले हड़तालें कर रहे हैं, 100 में 97 वाले भीख मांग रहे हैं कि हमको भी दो, हमको भी दो, और नहीं दे रहे हैं। और कौन नहीं दे रहे हैं? वो नहीं दे रहे हैं जो संख्या में आधा %। 97 के बाद में 100 में 3 बचते हैं ना, 100 में 3 बचते हैं। 3 जो बचते हैं उनके अंदर 2.5% लोगों के पास में कोई पावर नहीं है। 2.5% लोगों के पास में कोई अपना पावर नहीं है। उन 2.5% लोगों को भी पावर कौन देता है? आधा % वाला पावर देता है। जैसे इस देश के अंदर अंबानी और अडानी नाम के व्यक्तियों को अगर यहां तक किसी ने पहुंचाया तो वो आधा % लोगों ने पहुंचाया। आधा % लोगों की व्यवस्था ने उनको सारे बैंक खाली कर करके उनको नोट दे दिए, जाओ। उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सारे जनता के उपक्रम जो है उनको कोड़ियों के भाव बेच दिए और बेचने से पहले खरीदने के लिए उनको लोन दिया गया। उन्होंने कहा हम लोन आपको देते हैं और इसी लोन से तुम हमारी संपत्ति खरीदो। ऐसा तो देश या दुनिया में कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलता। मैं अपने किसी आदमी को ये कहूं कि अगर तुम मेरा खेत खरीद लो और खेत खरीदने के लिए पैसे तुमको मैं देता हूं, इससे बड़ी कोई मूर्खता होती है दुनिया में? कोई मूर्खता होती है दुनिया में कि मैं ही अपना खेत बेचूं और खरीदार को कहूं कि पैसे मैं दे रहा हूं तो खरीद, और 1 रुपए की चीज है वो 10 पैसे में खरीद। इससे बड़ी तो कोई मूर्खता नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, ये मूर्खता नहीं है, ये समझदारी होती है। ये मूर्खता नहीं होती, ये समझदारी होती है। कैसे समझदारी होती है? समझदारी होती है कि मैं मेरे बेटे को या मेरे छोटे भाई को मेरी जमीन की रजिस्ट्री करवा ले और तू मुझे ये पैसा दे दे। ये पैसा मेरा 1 नंबर का हो जाएगा और जमीन तेरे नाम हो जाएगी, जो मेरे मरने के बाद ऑटोमेटिक होने वाली है। अगर मैं अपने बेटे को जमीन दे रहा हूं तो मेरे मरने के बाद तो बेटे की है ना, लेकिन मेरे पास जो 2 नंबर का पैसा पड़ा है वो 1 नंबर का हो गया कि मैंने जमीन बेची तब मेरे पास में पैसा आया, वो 1 नंबर का हो गया और प्रॉपर्टी आपकी बेटे के नाम है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ऐसे लोग संपत्ति बेच रहे हैं, भारत की संपत्ति बेच रहे हैं। खरीद कौन रहे हैं? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वही खरीद रहे हैं। बेचने वाले भी वो, खरीदने वाले भी वो। और बैंकों में जो पैसा पड़ा है और उनको जो लोन के लिए दिया जाता है खरीदने के लिए, वो पैसा आपका।
वो पैसा आपका, सरकारों के खजाने में जो पैसा पड़ा है वो पैसा आपके टैक्स का। आपने माचिस की डिबिया के ऊपर टैक्स दिया, आपने नमक पर टैक्स दिया, आपने छोटी से छोटा कपड़ा खरीदा उस पर टैक्स दिया, आपने अपने घर के लिए राशन खरीदा उस पर टैक्स दिया, हर चीज में आपने टैक्स दिया। और उस टैक्स के पैसे से, वो जो टैक्स का पैसा है वो इन अमीरों को देकर कह रहे हैं कि तुम इनकी जमीनें खरीद लो। पैसे हम दे रहे हैं, तुम इन किसानों की जमीनें खरीद लो। अरे किसान के पास जमीन कितनी महत्वपूर्ण होती है आपको अंदाजा नहीं होगा। खेती की जमीन का नाता सिर्फ और सिर्फ कोई फसल से नहीं होता। हमारा एरिया है, बाड़मेर जिले में बहुत सारा एरिया है जहां पर पानी नहीं है, बरसात के भरोसे है। 2 साल 3 साल में एक बार फसल होती है, कभी नहीं भी होती है। फिर वहां के लोग जिंदा कैसे रहते हैं? कैसे जिंदा रहते हैं? अगर एक किसान के पास 10 बीघा जमीन है, सिर्फ 10 बीघा, और उस 10 बीघा के अंदर अगर उसके 50 खेजड़ी के पेड़ है, ज्यादा नहीं 50 खेजड़ी के पेड़, तो कहीं भी उग सकता है, बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। अगर 50 खेजड़ी के पेड़ है उस खेत के अंदर 10 बीघा में, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस खेजड़ी अगर 50 है तो 50 बकरियों का पालन कर सकता है। 50 बकरियों का पालन कर सकता है। तो उन खेजड़ियों पर, खेजड़ियों के जो पत्ते हैं जिसको लोग कहते हैं, कहीं कुछ अलग कहते हैं, वो जो है उसके आधार पर उन पशुपालन के नाम पर बकरियां पाल सकता है। और 50 बकरियां साल में 2 बार यानी 100 फल देती है। उन 100 फल से उसको 5,000 से 10,000 का, 5 से 10 लाख का आय होती है। अगर 50 बकरी लेकर के 10 बीघा वाला रहे, फसल ना हो तब भी अपना गुजारा कर सकता है। जमीन कितनी महत्वपूर्ण है इसे समझना होगा। हमारे बेवकूफ लोग आज करोड़ों रुपया देख करके या किस प्रकार का लालच और प्रलोभन देख करके वो लोग जो है हम अपनी जमीनें बेच रहे हैं। वो जमीन नहीं बेच रहे हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। वो अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। मैंने एक टिकटॉक पर एक चुटकुला सुना था। तो एक आदमी, एक बच्चा लड़का जो होता है वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अपने स्कॉर्पियो लानी है। फला लड़का स्कॉर्पियो लेके घूमता है, वो ऐसे करता है, अपने भी स्कॉर्पियो लानी है। तो उसका बाप बेचारा गरीब होता है, वो उसको पूछता है कि बेटा पता है स्कॉर्पियो का कितना पैसा लगता है? उसके कहने का मतलब तो था कि 20, 22, 25 लाख स्कॉर्पियो का लगता है। हमारे घर में 20, 25, 100 भी नहीं है, तो स्कॉर्पियो की बात कर रहा है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा पता है स्कॉर्पियो का कितना लगता है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया मालूम है? बेटे ने कहा कि पापा कुछ नहीं लगता, 1-8 बीघा लगता है। 1 बीघा लग जाएगा या 2 बीघा लग जाएगा, इससे ज्यादा क्या लगेगा? अब इस 2 बीघा बेचकर स्कॉर्पियो ले आता है, फिर डेली 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल होता है, फिर उसका मेंटेनेंस सर्विस होता है, फिर उसका लोन से लिया तो किस्त भी होता है, फिर उसके टायर घिसते हैं तो टायर भी होता है। अब वो उसकी बर्बादी वहां से शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के हमारे बहुत सारे युवा लोग इन चक्रों में आकर के अपनी जमीनें अपने माइतों से और माँ बाप से बिकवा रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि जमीन हमारी माँ है, जमीन हमें पालती है, जमीन हमारा पालन पोषण करती है। हमारे पास में अगर एक खेत है, खेत के अंदर झाड़ियां हैं तो हमें गैस नहीं खरीदना पड़ता। बहुत सारी चीजें जो हमें अर्निंग वहां से होती है। इन चीजों को समझने का प्रयास करो। हमारे अधिकार उन लोगों ने हमसे छीन लिए हैं, पूरी तरह से संविधान को तहस नहस कर दिया है। जो अमेंडमेंट के नाम पर और जो अध्यादेश के नाम पर, जो मैं अभी हिम्मत सिंह जी आपको इसके बारे में बताएंगे, इस प्रकार के काले कानून ला करके हमारे संविधान को खोखला कर दिया है। जो पूरी दुनिया का बेहतरीन संविधान था, उसे आज दुनिया का सबसे गया गुजरा संविधान बना दिया है अमेंडमेंट के नाम पर, अध्यादेशों के नाम पर। उन अध्यादेशों और अमेंडमेंट ने हमारे अधिकार सारे खत्म कर दिए। इन अधिकारों को अगर बचाना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको जो है अपने हक अधिकारों की जानकारी लेनी होगी, उन अधिकारों की जानकारी के लिए लड़ना होगा। अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप पहले से ही मरे हुए हो, और मरे हुए लोगों का कोई ज़मीर नहीं होता। कांसीराम साहब कहते थे कि मेरा समाज जिंदा लाशें हैं जो सिर्फ घूम रही है और कुछ भी नहीं कर रही है।
हमें अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को, अपने बच्चों के भविष्य को अगर बचाना है तो हमें लड़ना होगा। हमें उन दुश्मनों को पहचानना होगा जो 2.5% के आंकड़े में हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। उन 2.5% लोगों को निकाल करके एक साइड में करना होगा। हमारे एक महापुरुष हुआ थे खापर्डे साहब, बीके खापर्डे साहब, वो कहते थे कि दुश्मन कभी सामने आने वाला नहीं है और जब तक दुश्मन सामने नहीं आएगा हम लड़ाई जीत नहीं सकते। तो लोगों ने कहा कि वो सामने आने वाला नहीं है और सामने आए बिना हम जीत नहीं सकते हैं, तो फिर इस लड़ाई का मतलब क्या है? फिर इस लड़ाई का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा था कि हमारा दुश्मन कभी सामने आने वाला नहीं है, उसका गिरेबान कॉलर पकड़ करके उसको सामने लाना पड़ेगा। हमने उनके अनुयायी होने के नाते इन 20-25 सालों के अंदर उस दुश्मन को, यानी उस कोबरा सांप को बीन बजा 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 करके उसको आपके सामने लाया है, गिरेबान पकड़ के लाया है। अभी तक तो हमारे जो लीडर बनने के लिए अगर हम जो धर्मेंद्र जी हैं, हिम्मत सिंह जी हैं, अभी तो ये आधा परसेंट बोल रहे हैं कि अभी कुछ मर्यादा रखनी पड़ती है। अगले टाइम में आपको ये भी बता देंगे कि वो 0.5% कौन, ये भी बता देंगे कि वो 0.5% कौन है। उन 0.5% लोगों को निकाल करके फेंक दो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी तसल्ली के साथ स्टाम्प पे लिख लो कि अगर 0.5% लोगों को छोड़ दो, किनारे कर दो, तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। आपके पैर में अगर कांटा लग जाता है, कांटा लगता है ना खेतों में, पैर में अगर कांटा लग जाए और आप दर्द के मारे लंगड़ा के चलो, वो दर्द ज्यादा बढ़ जाए, आपको बुखार आ जाए, फिर रजाई ओढ़ के सो जाओ, ठीक है ना, होता है ना ऐसा। फिर किसी से सलाह लो तो कि दर्द का टैबलेट ले लो, दर्द की टैबलेट का असर कम होता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। अब उस आदमी को कोई मेरे जैसा जाकर के ये कहे, कोई हिम्मत सिंह जी या धर्मेंद्र जी जैसा जाकर के ये कहे कि भैया ये कांटे की वजह से दर्द है और दर्द की वजह से बुखार है, तो ये कांटा ही निकाल के क्यों नहीं फेंक देता? वो बोलता ना 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 ना, कांटा नहीं निकालना है, कांटा बेचारा अंदर रहने दो, उसका कोई दोष नहीं है। अरे जब तक वो कांटा अंदर रहेगा तब तक दर्द रहेगा, और दर्द रहेगा तो बुखार होगा तो कमजोर हो जाओगे, दूसरी सैकड़ों बीमारियां लग जाएगी। अरे मात्र एक कांटे को ही तो निकाल के फेंकना है। ये 0.5% कांटा है, इसको निकाल के फेंक दो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समय अधिक हो गया है, हम लोग पहले से ही लेट चल रहे हैं। आगे हमारा सुमेरपुर और साथ सिरोही में नाइट हॉल्ट है, रास्ते के लिए समय कम बचा है। मैंने समय अधिक ले लिया, मैं माफी चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि आगे की बात जो आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र जी इन मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आपने मेरी बात को पूरे धैर्य से सुना, उसके लिए आप सभी का आभार।